उनके क्या क्या कोड थे? तो साइड करना। सबसे पहला कोड क्या था उनका? सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। ये किसका कोट है? उन्हीं का कोट है। ठीक है ना। दूसरा कोट क्या था? गलती भूल जाओ मगर उस गलती से सीखा हुआ सबक हमेशा याद रखो। गलती तो सब करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन अगर जब गलती बार बार करते हैं तो क्या होता है? वो अपराध हो जाता है। लेकिन जब गलती से सबक लेते हैं, मैं पिछली बार बताया था ना, अपन जब असफल होते हैं तो असफलता से सीख रहे हैं तब तो ठीक है, और असफल बार बार हो रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं, अगर रास्ता नहीं बदल रहे हैं तो वो आपकी असफलता आपको ऊपर लेके नहीं जाएगी। ठीक है ना। तीसरा कोट क्या था? इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आप अगर वेट करोगे, मैं कल करूंगा, परसों करोगे, इंतजार करते रहोगे, तो जो आपसे आगे जो छोड़ा हुआ जो चीज है वही आपको मिलेगा। ठीक है, ये भी उन्हीं का कोट है। ये कोट क्या था? अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सबसे पहले सूरज की तरह तपना सीखो। अगर आप चाहते हो, जैसे बल्ब है, अगर ये जल रहा है तो थोड़ा गर्म तो होगा, वो ठंडा तो नहीं होगा। तो वैसे ही हमको तपना चाहिए। तपना मतलब मेहनत करना, तप करना बोलते हैं ना, तपस्या करना। जैसे सोने को गलाते हैं तब जाके वो उसमें चमक आता है। ठीक है ना। तो ये सब किसने कही थी? एपीजे अब्दुल कलाम ने कही थी। ठीक है। इनकी बायोग्राफी जानेंगे थोड़ा सा, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अपन इतना ही जानते हैं कि मिसाइल मैन थे, इनका एजुकेशन था, क्या था, सब हम नहीं जानते हैं। ठीक है। ये बचपन का उनका फोटो है। इनके कितने भाई बहन थे? 10। 10 भाई बहन में सबसे छोटे थे ये। ठीक है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था बताओ? तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। ठीक है ना। तमिलनाडु में रामेश्वरम नाम की जगह में हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। ठीक है। धनुषकोडी नामक स्थान, जगह का जो नाम था वो धनुषकोडी था, पास में ही था। बचपन से बहुत गरीब थे, बहुत ही गरीब थे, क्योंकि 10 लोग भाई बहन थे। कमाने वाले इनके पापा अकेले थे। वो क्या काम करते थे? वो नाविक थे, वो मल्लाह थे, नाव चलाते थे। और लोगों को, जैसे जो मंदिर घूमने जाते थे रामेश्वरम, जहाँ हमारा ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे यात्रियों को बस घुमाने का काम करते थे। तो उससे ज़्यादा आमदनी होती नहीं थी। तो जो अब्दुल कलाम जी थे वो क्या करते थे? उसी नाव में बैठे रहते थे, और जब तक उसके पापा, जब तक जो यात्री घूम के आते थे मंदिर से, तब तक वो वहाँ पे पढ़ते थे नाव में बैठ के। वहाँ पे भी वो खाली नहीं रहते थे, है ना। और चूंकि वो समुद्र के किनारे उनका जगह था, तो एरोप्लेन वगैरह उड़ते देखते थे, वो पक्षियों को उड़ते देखते थे, तो उनके अंदर आता था कि उड़ता कैसे है ये। और जब वो एरोप्लेन को जब जाते देखते थे तो उनके मन में आता था कि एक दिन मैं भी जो है ऐसा एरोप्लेन बनाऊंगा, बैठूंगा नहीं, उड़ाऊंगा नहीं, बनाऊंगा, ऐसा सोचते थे वो, बना के दिखाऊंगा। बस उनके मन में यही रहता था। ठीक है। तो चूंकि स्थिति बहुत खराब थी, उसके बाद क्या हुआ? ये जो पिक्चर देख रहे हो आप, पेपर बेचते थे। पेपर भी क्यों बेचते थे? उसका एक कारण है, स्थिति भी खराब थी उनकी, और जो पेपर की जो एजेंसी थी उनके रिलेटिव की थी। ठीक है ना। तो वो पेपर को ना बांटते बांटते पेपर पढ़ लेते थे पूरा। पेपर पढ़ते पढ़ते वो बांट लेते थे, ऐसा खोल के रखते थे, और पेपर पढ़ते हुए बिल्कुल अपना नॉलेज गेन करते हुए उस समय का भी उपयोग करते थे। ये हमको सीखने की जरूरत है कि हम गाड़ी में भी कहीं जा रहे हैं, बस में कहीं जाते हो ना आप लोग, स्कूल वगैरह, तो स्कूल में भी आप बुक्स पढ़ते हुए जा सकते हो, उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये हमको इनसे शिक्षा मिलती है। ठीक है। अब इनका जो स्कूल था वो था, एक तो प्राइमरी एजुकेशन था। प्राइमरी एजुकेशन जो हुआ रामनाथपुरम में हुआ। ठीक है। और वो इतने गरीब थे कि उनके पास पैसा नहीं था पढ़ने का। तो इसका जो दोस्त था वो कौन था? जो रामेश्वरम मंदिर का जो पुजारी है, मुख्य पुजारी, उसका बेटा, और ये दोनों दोस्त थे। और धर्म के हिसाब से मुस्लिम थे, वो हिंदू था। ठीक है ना। तो जो पूरा पैसा है, जो बजट है, फीस है, सब कुछ कौन देता था? उसका दोस्त के पापा देते थे। ठीक है ना। और दोनों एकदम पक्के दोस्त थे। तो एक बार क्या हुआ, दोनों जो है क्लास में एक साथ बैठते थे सामने की तरफ। ठीक है ना। तो जो वहां के जो टीचर थे वो आए एक दिन सामने, बोले कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुख्य पुजारी के लड़के के साथ बैठे हो? तो उसको उठा करके पीछे बैठा दिए वो। तो जाके पीछे बैठ गए, और वो रोते रहे उस दिन, पूरे दिन भर रोते रहे कि ऐसा क्या हो गया, क्योंकि शुरू से ही भारत में थोड़ा सा धर्म का चलता रहा है ना। फिर उसको जो सांत्वना देने का जो काम किया वो मुख्य पुजारी ने ही किया, और जाके स्कूल की टीचर से बोला कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों दोस्त हैं, ये सामने भी बैठ सकता है। फिर जाके वो उसको मतलब डांटे टीचर को कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये सारा सपोर्ट इनको मिला है। और जो रामेश्वरम मंदिर था वहीं पे इनका घर था। तो सब लोग जब चक्कर लगाते हैं ना अपन मंदिर का, तो ये भी रोज चक्कर लगाते थे मंदिर का, और ये अपने दोस्त के साथ उसी मंदिर प्रांगण में ही बैठते थे डेली शाम को, और डेली बात करते थे। और इसके पापा जो थे वो मस्जिद के, एक प्रकार से कहते हैं कि वहां के जो
जैसे पंडित जैसे रहते हैं ना उनके, मौलाना जैसे, वो थे। और ये इधर इसका जो दोस्त था वो इस मंदिर का था। तो दोनों में ना आपस में मतलब ऐसी बातें होती थी जो विद्वान वाली बात होती थी। इसके पापा भी विद्वान थे भले गरीब, लेकिन उनके पापा भी विद्वान थे, ठीक, उनके पास हर प्रश्न का उत्तर रहता था। तो ऐसा इनका बचपन गुजरा है। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन के लिए स्वार्ड्स हाई स्कूल में आए, उसी की पिक्चर है ये दोनों, उनका जहां से इनको एजुकेशन मिला, ठीक है ना। उसके बाद जब स्कूल हो जाता है तो अपन कहाँ जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, है ना। तो कॉलेज जब एक स्कूल में पढ़े फिर वहां से कॉलेज गए। कॉलेज में क्या किया मालूम, इन्होंने बीएससी किया। और इनको करना क्या, बनना क्या था, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना था। मतलब उनको इतना गाइडेंस नहीं था कि एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है। मतलब वो 12th करने के बाद 11th, उस समय 11th था, तो उसके बाद वो बीएससी कर लिए। जब उनको पता चला इससे तो मैं इंजीनियर बन नहीं सकता, फिर उन्होंने फिर तैयारी किया और फिर यहाँ मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई में यहाँ पे गए इंजीनियरिंग करने के लिए, ठीक है। तो इंजीनियरिंग करने के लिए जब वो एडमिशन जब के लिए गए तो उस जमाने में 1000 रुपये फीस था। 1000 रुपये फीस, ये है 1945 की बात होगी, है ना, 45-50 के बीच की बात। 1000 रुपये बहुत ज्यादा फीस हुआ करता था। जैसे आज का जो 10 लाख 20 लाख जो बोलते हैं ना, वैसा फीस हुआ करता था। तो इसकी जो बहन थी, बड़ी बहन, उन्होंने अपना पूरा जेवर बेच करके इनका एडमिशन कराया। एडमिशन कराने के बाद जब वहां पे कॉलेज में गए तो वहां पे इनको 2 एरोप्लेन दिखाए वाला, बस इसी के आसपास से घूमते रहते थे, बस इसी को देखते रहते थे, इसी को समझते रहते थे, ठीक है ना। फिर यहाँ पढ़ाई की। तो एक घटना ये है कि जब पढ़ाई करते थे तो प्रोजेक्ट देते हैं, आप प्रोजेक्ट बनाइए करके, प्रोजेक्ट रहता है ना। तो जब प्रोजेक्ट दिए थे उनको एरोप्लेन का एक मॉडल बनाने के लिए बोला गया। एरोप्लेन का जब मॉडल बना के लेके गए तो टीचर ने खूब डांटा इनको, ये क्या बना के लाए हो, अगर ऐसा बनाओगे मॉडल तो आपका तो स्कॉलरशिप छीन जाएगा, फिर आप क्या करोगे। फिर रात भर रोइए कि अगर मेरे स्कॉलरशिप छीन गया तो मेरा तो कॉलेज से फिर बाहर चला जाऊंगा, फिर पैसे कहाँ से आएंगे पढ़ने के लिए। फिर वो बोला कि मुझे ना 1 महीने का टाइम दो, मैं फिर से बनाता हूँ। तो उनके टीचर ने कहा नहीं, सिर्फ 3 दिन का टाइम मिलेगा, सिर्फ 3 दिन में आप बना के लाओ। फिर 3 दिन बाद जो मॉडल बना के लेके गया तो उसके टीचर उसको गले से लगा लिए, बोले इतना आपके अंदर हुनर है। उसके बाद फिर उनको पूरे स्कॉलरशिप मिला और वो पढ़ाई करके मतलब एरोनॉटिकल इंजीनियर बन के निकल गए। कहाँ से निकले, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई से। अब वहां से इंजीनियर बन के निकले तो जनरली अब क्या होता है, नौकरी चाहिए अपने को, अपन जॉब कहाँ करेंगे, है ना। जैसे एक डॉक्टर पढ़ के निकलता है तो वो प्राइवेट क्लिनिक खोलेगा कि गवर्नमेंट जॉब करेगा। इसके सामने 2 चीज आई, 2 जगह से कॉल आया। एक आया कहाँ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आया, जहां दिल्ली में था जो, और ये वाला इंडियन एयरफोर्स। 2 जगह इन्होंने एप्लीकेशन, दोनों जगह से कॉल आया। तो सबसे पहले कहाँ गए, ये दिल्ली गए, वहां इंटरव्यू दिलाए। दिल्ली जाने के बाद ये देहरादून जाना था उनको। देहरादून के लिए कहा, इंडियन एयरफोर्स में। वहां 25 लोग थे, उसमें से 8 पोस्ट था, इनका नाम 9वें नंबर पे आया, मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ, 1 नंबर से चूक गए बस। खूब रोए और रोते रोते फिर क्या किया, देहरादून से वो ऋषिकेश आ गए। ऋषिकेश आया तो वहां पे शिवानंद जी का आश्रम था, वहां पे जाके मिले उनसे कि और बताया कि मैं इतना मेहनत किया, मेरे को एयरफोर्स में जाना था, मुझे ये करना था। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। उन्होंने इसे गीता की एक पुस्तक दी और कहा कि जो आप जो करना चाहते हो शायद उसके कारण आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिला, है ना। तो आपका जो अगला जॉब है वो दिल्ली में है। उसी समय जब ऋषिकेश में थे उनको कॉल आया दिल्ली से, दिल्ली गए, है ना, दिल्ली गए, इंटरव्यू दिलाया, वहां पे सिलेक्शन हो गया। कहाँ पे सिलेक्शन हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे, जिसको आज डीआरडीओ बोलते हैं, है ना। डीआरडीओ मतलब इसी के अंतर्गत जो इसरो वगैरह चीज आती है ना, इसी के अंतर्गत आती है। फिर डीआरडीओ में गए। डीआरडीओ में जाने के बाद इनको जो साथ मिला इसरो में, वो मिला डॉक्टर साराभाई, जो इनके गुरु की तरह थे, इनके बॉस थे उस समय, है ना। डॉक्टर साराभाई के नाम सुने हो ना, है ना, फेमस साइंटिस्ट जो उसके हेड थे। लेकिन उस समय तक भारत में कोई रॉकेट नहीं बनता था। जिस समय इन लोग जब स्टार्ट किए थे उस समय कोई रॉकेट मतलब उसको बोलते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV लिखा रहता है ना रॉकेट में, एसएलवी का मतलब होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो उपग्रह को लेकर के ऊपर जाता है, ठीक है। वो भारत में नहीं बना था। फिर इनको जिम्मेदारी, साराभाई जी को जिम्मेदारी दी गई। तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने जो सबसे पहला जो वो बनाया वो कौन सा था, रोहिणी बनाया इन्होंने। रोहिणी 1st एंड 2nd पहले ही बन चुका था भारत में, लेकिन उसको कहां से लॉन्च किए थे, रसिया से लॉन्च किए थे। और इन्होंने कौन सा बनाया, 3rd वाला बनाया, है ना, रोहिणी 3 बनाया। रोहिणी 3 को जो बना के लॉन्च किए वो अपने भारतीय SLV से लॉन्च हुआ, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा जैसे होना चाहिए था। उन्होंने क्या किया, जैसे पृथ्वी के पास स्थापित करना था वो हो पाया बस, बाकी जो रॉकेट थे वो बहुत दूर थे सैटेलाइट, जो ये थोड़ा सा पृथ्वी की कक्षा के पास हुआ। तो इन्होंने रोहिणी जो सबसे पहले बना, रोहिणी सैटेलाइट ये है, इसी को लेकर के SLV गया था ऊपर, तो इसको उन्होंने बनाया था सबसे पहला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ,
उसके बाद फिर इनको इसरो में, मतलब वो जब सक्सेस हो गया तो इनको इसरो का डायरेक्टर बना दिया गया। उस समय इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। उन्होंने कहा कि हमको इनको बोला गया कि आपको एसएलवी बनाना है। उस समय भारत के पास कोई ऐसा रॉकेट लॉन्चर नहीं था, मतलब जो सैटेलाइट लेके जा सके, एसएलवी था ही नहीं। उसके लिए या तो नासा के थ्रू या दूसरे विदेशों में जाकर के करना पड़ता था। ठीक है, जब जिम्मेदारी मिली तो सबसे पहला इनको मौका मिला 1979 में, जब वो लॉन्च हुआ। अब देश वाले लोग में होता ना जागरूकता, जैसे अभी हुआ था कि नहीं, कौन सा गया था अभी चंद्रयान, तो कितनी जागरूकता थी सबके अंदर, वैसे उस समय भी थी। तो उस समय क्या हुआ, सब लोग पूरे मीडिया, उस समय तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया नहीं थी, जो पेपर में इनके बारे में खूब लोग इंटरेस्टेड रहे, सब देखने लगे क्या होगा क्या होगा। जैसे ही रॉकेट लॉन्च हुआ, वो जाते ही 4 से 5 सेकंड में फट गया। उसके बाद वो पूरा इनके ऊपर पूरे मीडिया वाले हावी हो गए कि आप क्या बना रहे हो, देश का पैसा बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, एक जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो इनके जो बॉस थे उनके सामने और इनके सामने, तो माइक इनके सामने रखा था, तो उनके बॉस जो थे धवन जी, वो उन्होंने उसको ले लिया और बोले कि ये सारा जो आप जो इल्जाम लगा रहे हैं कलाम जी के ऊपर, वो व्यर्थ है, ये बहुत टैलेंटेड है, हम अगले साल आपको सफल लॉन्चिंग करके दिखाएंगे। ठीक है, अब इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया कि अगले साल कैसे हो जाएगा। फिर ये लोगों ने फिर मेहनत किया, फिर 1980 में ना सफल लॉन्चिंग कर दिए एसएलवी। उसके बाद जो लॉन्च हुआ, उसके बाद जितने आप रॉकेट देख रहे हो पांचों इन्होंने बनाया। कौन कौन सा, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, ये जितने हैं ना, ये सब इन्होंने ही बनाया है। नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? सुने हो नाम? अग्नि का मतलब क्या है? आग। अग्नि का जो लॉन्चिंग, इस सब का क्या क्या मतलब मालूम है? जैसे आकाश, आकाश का मतलब एयर टू एयर, मतलब वो जेट एयरवेज में लगा रहेगा और जेट ऊपर ही ऊपर हमला करता है, वो उसको नीचे से नहीं छोड़ा जाता, उसको बोलते हैं आकाश। इसको ऊपर ही ऊपर हमला करते हैं। ठीक है, पृथ्वी जो है पृथ्वी में रहेगा और यहां से लॉन्च करके जो ऊपर जो उड़ रहा है दुश्मन, उसको मार देता है, वो पृथ्वी है। अग्नि जो है दोनों में सक्षम है, एयर टू एयर भी सक्षम है और जमीन से ऊपर भी सक्षम है। ठीक है, तो सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है, ऐसा नहीं कि सब एक जैसा होता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, ये जब लॉन्च हो गया तो इनके हाथ में क्या थी? गीता थी, महाभारत गीता, जो किसने दी थी इनको? शिवानंद जी ने दी थी वहां पे। तो इनको एक आइडिया आया, जब ये सफल हो गए तो इनको आइडिया आया कि सब फिर अपना देश 6वें स्थान पे आ गया। उस समय 5 देशों के पास ये ताकत थी, भारत को 6वें स्थान पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत को 6वें स्थान पे लाके खड़ा कर दिया, जो खुद अपने आप पे डिपेंडेंट हो गए सैटेलाइट भेजने के लिए। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, इनको एक आइडिया आया कि क्यों ना गाइडेड मिसाइल बनाया जाए। गाइडेड मिसाइल मतलब क्या होता है, मान लो यहां से एक टैंक जा रही है और यहां से हम मिसाइल छोड़े, मान लो हमारा पहले की मिसाइल में क्या होता था, यहां से छोड़े जब तक कि यहां गिरता तब तक तो टैंक आगे बढ़ गया, तो वहां पे वो फ्लॉप हो जाता था। इनके दिमाग में आया कि गाइडेड मिसाइल बनाया जाए। कैसे आया मालूम है? महाभारत की एक स्टोरी पढ़ते हुए, है ना। वो कौन था जो जिनका गला कटा हुआ था? बर्बरिक के बारे में जब वो पढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो 3 तीर एक साथ चलाते थे, है ना। 3 तीर एक साथ चलाते थे, एक जो है डिफेंस करता था उनकी सेना को, एक जो है मार देता था और एक और जो है उनको भ्रमित करता था। ठीक है, 3 तीर वो एक साथ, जनरली पे एक तीर देखते हैं, लेकिन बर्बरिक उस समय 3 तीर, उनको एक चित्र दिखा उसमें कि बर्बरिक ऐसे तीर पकड़े हैं और तीनों तीर की अलग अलग डायरेक्शन है। उससे उनको आइडिया आया, इन्होंने अपने बायोग्राफी में लिखा है कि मुझे आइडिया बर्बरिक से आया महाभारत की स्टोरी पढ़ के। ठीक है, तब इन्होंने ना गाइडेड मिसाइल जो बनाया वहीं से बनाया। तो जो गाइडेड मिसाइल रहती है उसमें एक पतला सा वायर लगा होता है, जैसे वो जो रॉकेट जाता है उसमें बहुत पतला वायर होता है, जो यहां से इसको मैसेज मिलता रहता है। और जहां तक वो जैसे ये जा रहा है, ये टैंक जा रहा है तो इसका पीछा करेगा, पूरा वो पीछा करके मार के ही दम लेगा। इसे देखना, जितने भी मिसाइल्स गिरते हैं ना एकदम अपने ऑब्जेक्ट पे गिरते हैं। तो ये सारी चीजें इन्होंने भारत के लिए बनाई और भारत का जो स्टेटस था महाशक्तियों में लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, उसके बाद परमाणु परीक्षण हुआ था बीच में, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, पता है ना आप लोग को? कहां पे हुआ था? पोखरण में हुआ था। पोखरण नामक जगह है राजस्थान में, वहां पे परमाणु परीक्षण हुआ था। उस समय भारत के पास परमाणु शक्ति नहीं थी। ठीक है, समझ रहे हो ना। उस समय भारत परमाणु परीक्षण किसकी सकते, मतलब अमेरिका के पास था, चाइना के पास था, फ्रांस के पास था। तो जितने बड़े बड़े महाद्वीप है ना, इन्होंने एक नियम बनाया था कि कोई भी परमाणु शक्ति बनेगा उससे पहले हमको बता के करेगा, बिना बताए नहीं करेगा। इन्होंने एक आइडिया दिया गवर्नमेंट को कि जितने साइंटिस्ट हैं वो क्या करें, आर्मी की ड्रेस पहन के जाएंगे, आर्मी का ड्रेस पहन के जाओ, ताकि गांव वालों को भी समझ में ना आए क्या हो रहा है, उनको लगे कि आर्मी वाले आ रहे हैं, आर्मी वाला काम कर रहे हैं।
और जो परमाणु था वो धरती के नीचे बनाया गया, है ना, ऊपर नहीं बनाया गया, क्योंकि सैटेलाइट पकड़ लेता है। अगर कहीं भी कुछ भी होता है तो विदेश में पकड़ लेते हैं, कैमरा है जो सैटेलाइट वो पकड़ लेता है। तो धरती के नीचे परमाणु को बनाया गया, बम को जो है, ठीक है। और ऊपर ये लोग ना पूरे आर्मी के ड्रेस में रहते थे, किसी को समझ में ही नहीं आता था। जब परमाणु परीक्षण करना था तो सुबह सुबह इन्होंने किया, और जब वो तो अंदर था, जब ब्लास्ट हुआ तब दुनिया को पता चला कि सफल परीक्षण भारत ने किया है पोखरण का। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो कितने माइंडेड थे ये। तो इन्होंने भारत को अगर महाशक्ति बनाया है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बनाया है, ठीक है। फिर इनको बीच में क्या है, नासा जाना पड़ा है। जब ट्रेनिंग के लिए जब करना था तो अपने आप तो कोई नहीं बना सकता, नासा में ट्रेनिंग के लिए गए, वहां पे इनको एक ऑफर आया कि आप भारत छोड़ दो, हम यहाँ आपको आपकी नागरिकता देते हैं अमेरिका की, आप किसी से भी यहाँ शादी कर लो, आपको नागरिकता दिला देंगे और वहां से 5 गुना ज्यादा तनख्वाह आपको देंगे। इनको एक रात के लिए थोड़े भ्रमित हो गए, उन्होंने अपने बायोग्राफी में लिखा है, एक रात के लिए डिस्टर्ब रहे कि ऐसा कर लूं क्या, लेकिन फिर इनको मन में आया कि नहीं, ऐसा नहीं करूंगा, मैं अपने देश के साथ ही रहूंगा, मुझे पैसे की चाहत नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने फिर क्या किया, उसको ट्रेनिंग लिया और ट्रेनिंग लेकर के नासा से ट्रेनिंग लेकर के आके सब बनाया उन्होंने, ठीक है ना। तो ये थे अब्दुल कलाम। उसके बाद जब ये सब परीक्षण हुआ तो इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते। कौन कौन सा अवार्ड जीते इन्होंने, आगे मैं बनाया हूं इसमें। उनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सबसे पहले सम्मानित हुआ, है ना। सबसे पहले जब वो रोहिणी के प्रक्षेपण किए थे उस समय पद्म विभूषण मिला, भूषण मिला, और जब वो रॉकेट बनाया पूरा अग्नि वगैरह सब, तो ये सेकंड वाला मिला, ठीक है। ये सबसे बड़ा नागरिक सम्मान तो ये भारत रत्न है, एक सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे है, ठीक है। फिर भारत रत्न का भी उनको सम्मान मिला, मालूम है कि नहीं मालूम है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न का भी सम्मान मिला है। सबसे बड़ा सिविल सम्मान, सिविल मतलब क्या होता है, जो सिविलियंस होते हैं उनको सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान मिलता है वो भारत रत्न का होता है, ठीक है ना। और जो फौजी लोग को मिलता है, जैसे क्या क्या मिलता है, परमवीर चक्र ऐसा मिलता है ना, और बहुत सारे मिलते रहते हैं, तो वो उनको युद्ध के स्तर पे मिलता है, लेकिन उसको सिविलियंस को नहीं दिया जाता, सिविलियंस को ये सब दिया जाता है, ठीक है ना। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, है ना, एक और होता है, 3 होता है इसमें, और ये भारत रत्न। तो भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। हाँ, पद्मश्री होता है, एक पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, और ये 4 सबसे बड़े नागरिक सम्मान है, ठीक है। उसके बाद जब वो ये तो सब उस समय तो बहुत बड़े पोस्ट में चले गए, इसरो के हेड बन गए, फिर डीआरडीओ के भी हेड बन गए, फिर ये रिटायरमेंट हो गया इनका। रिटायरमेंट होने के बाद उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने इसको कॉल किया कि भाई हम आपको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि 1 घंटे का समय दीजिए। तो 1 घंटे के बाद फिर इन्होंने फोन किया कि मैं राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इनका उद्देश्य क्या था कि हर स्कूल कॉलेज में जाकर, जैसे हम लोग डिवाइन वर्कशॉप करते हैं, तो ऐसी इनकी इच्छा थी कि हर स्कूल कॉलेज में जाकर ये स्टूडेंट्स को गाइड कर सके, ठीक है ना। तो इन्होंने 11वें भारतीय राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। कौन से नंबर के थे, 11वें भारतीय राष्ट्रपति थे, और इनका कार्यकाल कब था, 15 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक थे, ठीक है। और बहुत अच्छा इनका कार्यकाल रहा था। उसके बाद जब ये राष्ट्रपति थे उसी समय एक दीक्षांत समारोह होता है। तो गायत्री परिवार का एक यूनिवर्सिटी है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, यहाँ गया है क्या कोई आप में से? देव संस्कृति विश्वविद्यालय पूरा यूनिवर्सिटी है, यहाँ आप लोग भी पढ़ सकते हो जाकर, यहाँ पढ़ाई निःशुल्क होती है ना। आप 12th करने के बाद यहाँ जाके पढ़ सकते हो, पूरी दुनिया से यहाँ पे पढ़ने आते हैं। जैसे नालंदा में आया करते थे ना, नालंदा का नाम सुने हो नहीं, वैसे ही आज का नालंदा है ये, यहाँ पे पूरी दुनिया से पढ़ने आते हैं, भारत विदेशी लोग भी यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यूनिवर्सिटी है। तो इस यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह था, वहां पे ये आए थे, ठीक है। यहीं पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिलकर और हमारे जो हेड है डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, इन दोनों ने मिलकर दिया नामक संगठन बनाया, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, ठीक है। इनका क्या काम था, जो काम ये कर रहे थे कॉलेज में जाकर, स्कूल में जाकर डिवाइन वर्कशॉप, उन्होंने कहा कि इसको सब लोग करें, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सब लोग स्कूल कॉलेज में जाके करें, तो बच्चे लोग को मार्गदर्शन सही मिलेगा। तो आज आपका जो ये क्लास चल रहा है ये भी देखा जाए तो इन्हीं की देन है। अगर दिया नहीं होता तो हम लोग ये काम नहीं करते और आप लोग से शायद मुलाकात नहीं होती, है ना। तो आज उनका जन्मदिन है। और उसके बाद फिर देखो यहाँ पे ये पिक्चर देख रहे हो क्या, ये कैसा है, गिर गए ये इनका लास्ट पिक्चर है। ये भी शिलोंग नामक जगह है, शिलोंग में ये एक लेक्चर दे रहे थे स्टूडेंट्स लोग को, वहां पे ये मतलब ये अंतिम सांस भी लिए तो काम करते करते किए, है ना। अंतिम सांस भी अपने कर्म को नहीं छोड़े, अपना कर्म करते करते वो
बेहोश होकर गिर गए और उसके बाद फिर वो हमेशा के लिए हम लोग को छोड़कर चले गए। समझ में आ गई बात? तो वो अब्दुल कलाम जी को हमेशा सुना करो, उनके बारे में जानो, इतना ज्ञान मिलेगा, इतना नॉलेज मिलेगा, आप लोग को इतनी प्रेरणा मिलेगी ना, आप लोग सोच नहीं सकते। दूसरे धर्म के होकर भी भारत के प्रति इतना प्रेम था उनको कि शायद हम लोग में भी कहीं न कहीं कमियां हैं, है ना, लेकिन उनको ऐसा नहीं था। अगर आज हम लोग ताकतवर हैं, आज अगर जो चंद्रयान अगर जा रहा है, सूर्य के लिए भी गया है अभी, ये सब जो जा पा रहा है ना, इन्हीं की देन है, क्योंकि इन्होंने जो SLV बनाया, उसी SLV से ही सब जाता है। और भारत, अब तो भारत एक बार ऐसा हुआ बीच में कि शायद 105 या 108 उपग्रह एक साथ भेजे थे, 104 या 105, जिसमें अलग अलग देशों के भी थे, ठीक है ना। तो ये काम इन्होंने कराया और हम भारतीयों को गौरवान्वित किया। अब इनका एक लास्ट कोट क्या था कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते। हम लोग अपना भविष्य बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं। आदतें बदल सकते हैं। ये जो क्लास लेते हैं PDC का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी रिफाइनमेंट, इसका मतलब क्या है? अपनी आदतों को बदलना। अपने आप को तो हमने अपनी आदतों को चेंज कर, आदमी बुरा कभी नहीं होता, हमारी कुछ आदतें बुरी होती है। अगर कोई शराबी है, कोई नशेड़ी है ना, कोई मांसाहार खाता है, अगर वो छोड़ दे तो अच्छा व्यक्ति बन जाएगा। जब तक वो पकड़ा है शराब की शीशी, तब तक वो बुरा है। जिस दिन वो बोले कि मैं इसको छोड़ रहा हूं, आपसे नहीं पीऊंगा, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? लोग अच्छा बोलने लगेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप शराब पी रहे हैं तो उसको छोड़ नहीं सकते, छोड़ सकते हैं। तो आपको अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका फ्यूचर बदल देगी। तो आज उनका जन्मदिन है, उसके एक बार हम लोग ताली बजाकर उनको एक बार श्रद्धांजलि देंगे, ठीक है। बस इतना ही है, ठीक है आज का, ठीक है, धन्यवाद।